राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू पहले उधर गए, तुर्की गए, चीन गए वगैरह वगैरह, परंतु भारत आए, फिर स्टेट विजिट पर भी आया। उनको भी मालूम चल गया जो भारत के बिना उनका वो नहीं है, गुजारा नहीं है। और तो ऐसे ही आपने देखा है श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी आए हैं जी 15 से 17 दिसंबर, और कैसे उन्होंने कहा जो हमारी धरती से भारत के विरुद्ध कोई काम नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। तो हम जी समझते हैं जो बांग्लादेश भी को जी थोड़ी समझ आनी चाहिए, अपने फायदे में, भारत के फायदे में नहीं, अपने फायदे में, उनका अपना फायदा है। जो मेजर अगर जनरल भारत के सिवाच साथ को हो मैं लाना तो चाहूंगा इसी बहस में। जी जी मेजर जनरल सिवाच, आपने जो विजय दिवस पे वहाँ के स्टेटमेंट देखे, वहाँ पर जो लॉ एडवाइज़र हैं आसिफ नजरुल, उनका ये कहना था कि भारत 1971 की वॉर में केवल अलाई था। आप इसे किस नज़रिए से देखिए? सेना ने जो सेक्रीफाइस उस दौरान किया है वो कोई भूल नहीं सकता है। तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट लीडर हैं जो इस्कॉन में बैन की बात भी दोहराते रहे हैं, हसन अब्दुल्ला, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू बांग्लादेश इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। आज इस माहौल को 1971 के कंपैरिजन में कैसे देखते राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और सच्चाई है कि जिस प्रकार से एक वैक्यूम क्रिएट होगी और वो जिस प्रकार से आज वहां पर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन रूल कर रही है रूस, और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई ने भी अपना गढ़ जमा लिया। और सभी कहते हैं कि इज बांग्लादेश गोइंग इन अ पाकिस्तान वे, और वो शक होने लगा कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अब ऐसे समय में हमें बड़ा मैच्योरली काम कर रहा है। जो बात अब आती है कि जो स्टेटमेंट पास की बांग्लादेश के अंदर, मुझे लगता है कि इमेच्योर स्टेटमेंट पास की है, इसको हमें नजरअंदाज करना चाहिए, मगर साथ साथ में बांग्लादेश को समझाना चाहिए। देखो सच्चाई क्या है, अगर आप हिस्ट्री देखें, जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया था पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 में, उसके अंदर कम से कम 4 से 5 लाख औरतों का वहां पर रेप हुआ, 15 से 20 लाख लोग मारे गए, और करीब करीब 1 करोड़ के करीब जो लोग पलायन करके थे भारत में। अगर उस समय भारत मुक्ति बाहिनी को ट्रेन नहीं करता, मुक्ति बाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिला के बांग्लादेश के अंदर नहीं जाता पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के अगेंस्ट, तो यह बड़ा मुश्किल था कि बांग्लादेश को एक फ्रीडम मिलता, एक नया देश बांग्लादेश बनता, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस थी वो कमजोर नहीं थी, वो कुचल देती थी, और वो एक जेनोसाइड कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। मगर वर्ल्ड ने आज तक उसको जेनोसाइड भी नहीं माना। तो ये सच्चाई है, ये एक विडंबना है कि आज जो स्टेटमेंट बांग्लादेश में पास की है तो वो उनको समझना चाहिए। मगर मुझे लगता नहीं कि ये सभी की स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने जो विजय दिवस बनाया, तो जैसे हर साल की तरह वहां पर जो मुक्ता जोधा और पाकि सर्विंग ऑफिसर आए भारत के अंदर कोलकाता में, और भारत से ढाका में गए। मगर यह समझना चाहिए बांग्लादेश में कि भारत अगर नहीं साथ देता उस समय, और इंटरव्यू नहीं करता और ट्रेन नहीं करता, तो मुश्किल था बांग्लादेश को आजाद होना। और उस समय अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, यूके जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो अब वर्ल्ड का एनवायरनमेंट भी देखो कि क्या उसके साथ था या विरुद्ध था। अब बात आती है राहुल जी कि अब जो सिचुएशन है उसमें भारत को क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एम्बेसडर सज्जनहार ने भी बड़ा अच्छा बताया इसके। देखो सच्चाई है कि ये एक ऐसा नाजुक टाइम है, हमें बड़ा फूक फूक के चलना है। अगर हम कुछ ऐसी गलती कर लेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, और इसका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और चीन। तो जो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको बरकरार रखना है। उसके साथ साथ हमारे पास बड़े साधन हैं। हमारे इकोनॉमी को अगर आप देखें, अगर बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है, यहां से जो पावर जाती है, बाकी जी चीजें जाती है, तो हम इनडायरेक्ट प्रेशर डाल सकते हैं, ना कि जी कुछ ऐसा करें जिससे रिस्क आए। मगर जी एट द सेम टाइम हमें फोर्सिबली करना है। और जिस प्रकार से अभी किया था, जो हमारे अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, तो विक्रम सिकरी, उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में एक प्रकार से मोहम्मद यूनुस को बताया है, और मुझे लगता है बांग्लादेश को समझ आएगी
क्योंकि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही गहरे हैं। ये 53 साल में दोनों की डिपेंडेंसी बहुत है, कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, कल्चरल हमारे रिलेशनशिप बहुत है। और सच्चाई है, मैं रविंद्र सचदेव साहब को भी इसमें लाना चाहूंगा। तो मैं यही कहूंगा राहुल जी कि हमें सोच समझ के चलना है। और बड़ा अच्छा उदाहरण अशोक सज्जनहार साहब ने दिया था, एक मालदीव का और श्रीलंका का। ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं। मोहम्मद मिजू और जो इंडिया आउट के कैंपेन में आए थे, आज वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन है। और इसी प्रकार से अगर आप श्रीलंका में देखें, जो अभी प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दस्सेनाइके हैं, वो एंटी इंडिया थे, मगर वो सबसे पहले भारत में आए, क्योंकि इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल। उसको मालूम है अगर जो श्रीलंका को इकोनॉमिकली अच्छा होना है तो भारत से ज्यादा अच्छा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वो भारत। मैं रविंद्र सचदेव साहब से पूछना चाहूंगा। रविंद्र सचदेव साहब, जो बात उठी कि क्या बांग्लादेश हमारे लिए एक और पाकिस्तान होगा, जिस तरह से वहाँ सोल्जर्स ऑफ कैलिफेट इन बांग्लादेश सर उठा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश हथियार खरीदने के मामले में उसका पार्टनर पाकिस्तान है सबसे बड़ा, दूसरा चीन है। और अब जिस तरह से वो तुर्की से हथियार ले रहा है, या फिर जिस तरह से उसने J-10C जो चाइना से जो सौदा करना चाह रहा है, ऐसे में देखिए दो एग्जाम्पल और दिए गए, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया, एक और एग्जाम्पल दिया गया। दोनों ही कंट्रीज जो हैं उनसे हमारे कोई लैंड बॉर्डर्स नहीं। ऐसे में बांग्लादेश बहुत ही पोरस बॉर्डर, आप एक खेत में एक पाँव दूसरी साइड रखें तो बांग्लादेश है, और इधर रखेंगे तो भारत है, इस तरह का बॉर्डर है। क्या आपको लगता है जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिस तरह से चाइना बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहेगा, हमारे लिए, भारत के लिए एक और मुसीबत है? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एम्बेसडर सज्जनहार और जनरल सिवाच ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि सिचुएशन डेफिनेटली वरीसम है और चैलेंजिंग है। इसमें एक और फैक्टर मैं देखता हूं, जो अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें, बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये जो दोनों पार्टीज हैं, शेख हसीना की पार्टी और BNP, इनका ट्रेंड और पैटर्न ये रहा है, जब एक पार्टी आती है सत्ता में तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेती है, सख्त पॉलिटिकल वेंडेटा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब बात है कि शेख हसीना जब लंबे समय सत्ता में रही, भारत के खिलाफ जो ये ओपिनियन बांग्लादेश में बन रहा है, उसका एक जो अहम रीजन ये आ रहा है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में, हम कहीं कट्टरपंथियों के खिलाफ या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ जो कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, वो भारत के कहने पे उठाए। ये नैरेटिव है बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया 2011 या 12 में, राइट, जिसमें उन्होंने डेथ सेंटेंसेस सुनाए काफी लोगों को और काफी एग्जीक्यूट भी करे गए, तो कट्टरपंथियों या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का ये कहना है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ही बना था भारत के प्रेशर में। मुस्लिम, हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो कहते हैं जो उनके नेता थे व्हाटएवर, और जो शेख हसीना के खिलाफत में थे उनको जेल डालने में और उनको एग्जीक्यूट करने में। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो कि भारत के खिलाफ है बांग्लादेश के अंदर। तो अब यही जो हो रहा है अभी, हम जो खबर देख रहे हैं, जिनको डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस कर दिया, उल्फा, या जिनको भी जो उनकी सजा थी उन्हें रिलीज करा जा रहा है, वो सब उसी कड़ी में है कि इस समय जो रेजीम हम कहें ब्रॉडली स्पीकिंग, चाहे इंटरिम सरकार फुल्ली इलेक्टेड पावर वाली सरकार नहीं है, बट फिर भी वो रेवोल्यूशन से आई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये सरकार सोच समझ के ये निर्णय ले रही है कि जिन भी लोगों को शेख हसीना की सरकार ने जेल में डाला था, खासकर कट्टर इस्लाम के चार्जेस को लेकर के, उनके सेंटेंस रिड्यूस कर रही है या उनको छोड़ रही है, ये कह करके कि भाई इनको गलत प्रोसिक्यूट किया गया और शेख हसीना ने इनको इंडिया के कहने पर करा है। तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हमारे जो डिफरेंसेस, इंडिया आउट वगैरह, वो डेफिनेटली सिमिलर है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक अलग एलिमेंट है जो मुझे दिखता है, वो ये है भाई, देखिए श्रीलंका में शायद जो नई सरकार आई या मालदीव्स में भी आई, उसने ये तो नहीं कहा ना कि जो पिछली सरकार थी वो भारत के कहने पे हमारे देश के अंदर हमारी
इस्लामिक कम्युनिटी को अरेस्ट कर रही थी, जेल कर रही थी, जाने नहीं दे रही थी। यहां पर ये एक एडिशनल एलिमेंट आ गया जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा नॉट सबसे ज्यादा बट यस वन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंटी इंडिया फीलिंग के लिए। तो वो एंटी इंडिया फीलिंग है। अब उसमें डेफिनेटली यस पाकिस्तान की आईएसआई जो जमात इस्लामी है, जमात पार्टी है, उसका खास करके स्टूडेंट विंग जो है कहा जाता है जमात, उसको आईएसआई ने काफी इन्फ्लुएंस और इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तो ये एलिमेंट्स है और ऑन द ग्राउंड बांग्लादेश में भारत के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली बन गया है काफी हद तक, जो हमें दिखता है, राइट, जो हम देखते हैं सड़कों पे जो आ रहे हैं। अभी जो फ्लड्स हुए थे वो भी नैरेटिव बदल दिया कि इंडिया की हमारी कौन सी त्रिपुरा है जहां से कि वो डैम को रिलीज कर दिया गया ताकि बांग्लादेश में नुकसान हो। अब ये तो अफवाह और गलत बात है ना, बट इस तरह की अफवाहें बांग्लादेश के अंदर चलते हुए बांग्लादेश में ओपिनियन बनाए जा रहे हैं, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं एंटी इंडिया, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। जी, मैं मेजर जनरल संजय मैस्टन के पास जाना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैं एक दो घटनाएं और आपको बताता हूं कि जो म्यांमार में अराकन आर्मी है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, बॉर्डर का पूरा कंट्रोल कर रही है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं अराकन आर्मी की तरफ से कि बांग्लादेश में जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो इस बॉर्डर पर हिंदूज और बुद्धिस्ट के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं। और खबरें, ये कितनी पुष्ट है हम कह नहीं सकते, लेकिन खबरें ये भी हैं कि तकनाफ जो एरिया है वहाँ पे उसमें इंकर्जन्स हुए हैं। अराकन आर्मी ने वहाँ पे एरिया कैप्चर किया है और बांग्लादेश जो बॉर्डर फोर्स है और अराकन आर्मी के बीच में जो है झड़पें हुई हैं। ये सारी खबरें जो हैं छिनखन के आ रही है। दूसरी तरफ आईएसआईएस है उसका सर उठाना 2015-16 में सर उठा रही थी, अब ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल बांग्लादेश में झंडे दिखाई दे रहे हैं, आईएसआईएस के बयान दिखाई दे रहे हैं उसके फेवर में। इस तरह की जो बातें दिख रही हैं बांग्लादेश के अपने अस्तित्व के लिए कितना मुश्किल देखते हैं? आपने बहुत दो उचित चीजें उठाई हैं। एक तो अराकन आर्मी का रोल और आईएसआईएस का बांग्लादेश में, बांग्लादेश को कैसे असर करता है। साफ जाहिर है बांग्लादेश वही रास्ते में जाना चाहता है, पाकिस्तान के रास्ते में, और पाकिस्तान वो ही चाहता है जो अफगानिस्तान में उसने किया, जो इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी 60s और 70s में, और वही पाकिस्तान ने, आईएसआई ने आज उनको स्टोन एज में पहुंचा दिया है। बांग्लादेश को भी आईएसआई का इरादा है, पाकिस्तान सेना का इरादा है कि उनको भी उसी रास्ते ले जाएं, क्योंकि भारत के लिए भी अस्थिरता करना चाहते हैं वो, और रेडिकलिज्म भारत के नेबरिंग कंट्रीज में लेके और भारत में अस्थिरता चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत को हर लिहाज से टेररिज्म और इंसर्जेंसी से हिट किया जाए। अब रहा अराकन आर्मी का सवाल। देखिए बांग्लादेश के लिए तो अब ये देखा जाए ये खुद अपने ट्रैप में फंस रहे हैं। ये जो जमायते इस्लामी और ये आईएसआईएस एलिमेंट्स, और आपने अलकायदा का भी बीच में नाम लिया था, ये सारे वहाँ टारगेट कर रहे हैं बुद्धिस्ट को भी, और हिंदूज हैं जो वहाँ पर म्यांमार में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं, और माइनॉरिटीज को भी कर रहे हैं। जाहिर है अराकन आर्मी ने ये जो भी अभी कदम बताए हैं 271 किलोमीटर बॉर्डर पे, खासकर ये जो टेकनफ का इलाका है और पूरा ये रखीने स्टेट जो हिस्सा है म्यांमार का, उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं। और काफी हद तक इन्होंने मेरे ख्याल 30 से 40% रखीने स्टेट को कैप्चर कर लिया है। और जितने बॉर्डर आउटपोस्ट थे मिलिट्री जनता के, म्यांमार मिलिट्री जनता के, वो सारे इन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। तो साफ जाहिर है कि ये भी अभी एक थ्रेट बन जाते हैं, और ये थ्रेट हिंदुस्तान के लिए फायदा है, क्योंकि ये एक हमारा जो कालादान प्रोजेक्ट है, ये जो अराकन आर्मी चाहती है कि कालादान प्रोजेक्ट वहां से ये सुरक्षा देंगे, तो ये हमें फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि अराकन आर्मी ये जो जिहादी एलिमेंट्स है, रेडिकल एलिमेंट्स है, उनको ये थोड़ा कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे, और ये आमूम तौर पे ज्यादा बुद्धिस्ट है। जी जी। और इनका भी इरादा बहुत क्लियर है, ये म्यांमार से ऑटोनॉमी चाहते हैं, और ये जो सॉवरेंटी चाहते हैं वहां अराकन लोगों के लिए। जहां तक आईएसआईएस का सवाल है, देखिए आईएसआई वहां पर घुसी है, और आईएसआई भी है, और अल कायदा है, और ये जो जमायते इस्लामी एलिमेंट्स हैं, ये तो वही चाह रहे हैं कि
रेडिकलिज्म बढ़े और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब पे अटैक करें। लेकिन बांग्लादेश नहीं समझ रहा है कि ये अफगानिस्तान जैसे इनका हाल होगा, पाकिस्तान जैसे हाल होगा। और ये जब एक रेडिकलिज्म की एक वेव आती है, जी उसको रोकना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के सेना के लिए। और अब आप खुद देखिए, पाकिस्तान में आज उनकी सेना को उन्हीं के आतंकवाद जो ट्रेन किए थे वही उनको अटैक कर रहे हैं। आज उनकी कैजुअलिटीज कितनी हो रही है आपको पता है। जी उन्हीं के आर्मी स्कूल के अंदर वहां पर कितने ये टेररिस्ट ने कब कुछ साल पहले अटैक किया था, और अभी भी कितने अटैक्स होते जा रहे जी हैं। हाल ही में 40 इनके सोल्जर्स मारे गए थे बलूचिस्तान में। जी तो ये बांग्लादेश की सेना को नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा, इनको देश को नुकसान होगा। जी कट्टरपन का जब लहरपन आता है तो ये रुकेगा नहीं। और ये समय है जब अभी भारत का बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। और मेरे ख्याल जो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच से हम कर रहे हैं, और खासकर इसमें देखिए हमारे एम्बेसडर्स हैं, डिफेंस अटैचेज वहां बेस्ड है, जी मिलिट्री कॉपरेशन, हमारी डिफेंस कॉपरेशन चल रही है। और ये सारे कॉपरेशन करके मेरे ख्याल उनको जी हम जनरल मैसन, एजुकेशन अगर करेंगे जी जनरल तो मैसन, मैं ना फर्क पड़ेगा। मैं बांग्लादेश में ग्राउंड से भी जानना चाहता हूं। हमारे साथ सुबीर नंदी बाबू हैं, वहां पे लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा हिंदुओं के जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ते हैं। सुबीर बाबू, सुबीर नंदी, आप ये बताएं कि जो बातचीत हो रही थी आपने पूरी सुनी, जिहादी एलिमेंट्स कितने ज़्यादा आपको दिखने लगे हैं बांग्लादेश में, और जो बात हमने कही कि जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स जो हैं वो भारत के लिए जो खतरा दिखाई देता है उन एलिमेंट्स में, वो आपको कितना वहां से दिखाई देता है? नमस्ते। पहले मैं आपको नमस्ते जनाता हूँ और आपके साथ साथ मेरे पैनल में जो है उसके भी नमस्ते जनाता हूँ और स्वागतम जनाता हूँ आपको, दर्शकों को, और जो आप देख रहा है और इस प्रोग्राम के द्वारा जो देखेंगे। आपको मैं आज एक खुफिया बात बताता हूँ। हमारा देश में जो गवर्नमेंट आया, इस गवर्नमेंट का नाम क्या? एडिन, वो टोटली unconstitutional. Anytime Yunus already has been gone in measure. Yesterday night he already leave Dhaka. आपस आएगा और नहीं आएगा ये हम बता नहीं सकते। Right now the situation is tomorrow. You know, आपके चैनल के द्वारा, आपके चैनल को मैं भेजा था, जो इस्तेमा तुराग टुंगी ढाका की अर्जन टोंगी में तुराग नदी पर विश्व इस्तेमा नाम नेम्ड विश्व इस्तेमा तबलीग, जो टू पार्टी मुस्लिम टू पार्टी, एक है साद जो आपके देश से सात माने इस्तेमा के लिए 7 कौन थी? 7 पार्टी, और एक है जुबैर पार्टी जो बांग्लादेश से। इतना बड़ा मचाल हुआ। There are near about 20 people are died. 20 people are died and 500 people are hospitalized yesterday night. No media has been covered in this program, in this occasion, and in this atrocity and anarchy. No media, because government already involved in this जो हो रहा है स्थिति। जी, ये स्थिति था तो यस्टरडे। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? ढाका के एडजंट में केरानीगंज एक ब्रांच था, एक ब्रांच है बैंक का ब्रांच। 3 अपहरण लोग इसमें धोखा और 18 पीपल को